हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखिए, आज की डेट में एक टॉपिक करना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। टॉपिक का नाम है मेरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फिलिप्स कर्व, ओकन्स लॉ, एडी रिलेशन। एक कॉम्बो सेट हमें यहाँ पे मिलता है न्यूमेरिकल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट बन जाता है पर्टिकुलरली फॉर DU सेम 3 या फिर कोई और यूनिवर्सिटी भी जहाँ पे आपका ये टॉपिक लिंक करता है ओकन्स लॉ ये सब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है हमारे लिए। आइए जी न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ मैं यहाँ पे ना पहले सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई एम एज्यूमिंग कि आपने सारी पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखी है। भाई अगर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं देखी डायरेक्ट जंप मार के इस पे आ गए ना, नहीं समझ आएगा। पहले आपको टर्म समझनी पड़ेगी, टर्म्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आना प्लीज़। पहले कॉन्सेप्ट होता है फिर न्यूमेरिकल होते हैं, ये बात सारे जानते हैं आई नो, बट स्टिल जस्ट स्मॉल रिमाइंडर ताकि आप अपना पहले कॉन्सेप्ट देखो फिर न्यूमेरिकल करना, वरना फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि अपना इसमें ये डाउट आ रहा है ये डाउट आ रहा है। तो प्लीज़ पहले कंसेप्ट देखना फिर ये देखना। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला ओकन्स लॉ। ओकन्स लॉ किसके बीच में रिश्ता दिखाता है? ओकन्स लॉ रिश्ता दिखाता है मेरे को ग्रोथ रेट का किसके साथ? अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। और इक्वेशन वाइज में आप इसे क्या लिखते हो? यू टी माइनस वन इक्वल टू माइनस बीटा जी वाई टी माइनस जी बार वाई। यही लिखते हो जी, करेक्ट। सेकेंड वन, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व किसके बीच में रिश्ता दिखाती है आपको? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी इक्वेशन क्या होती है? पाई टी माइनस वन इक्वल टू माइनस एल्फा इंटू में यू टी माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना जी। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, दैट इज ए डी रिलेशन। ए डी रिलेशन आप क्या कहते हो? ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू जी एम टी माइनस पाई टी, या यू कैन ऑल्सो से GM स्टैंड्स फॉर दी नॉमिनल मनी सप्लाई विच इम्प्लाइज नॉमिनल मनी सप्लाई अगर आपको निकालनी है। टी का मतलब टाइम पीरियड है, कहीं सोचो ये टी क्या है? टी का मतलब टाइम पीरियड, दैट इज योर GYT प्लस इन्फ्लेशन, मतलब आउटपुट ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन कर दो, यू विल गेट दी नॉमिनल मनी सप्लाई एट टाइम पीरियड टी, राइट जी। सो दीज आर द थ्री बेसिक फॉर्मूलाज। एंड दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो याद रहने चाहिए थ्रू आउट द न्यूमेरिकल। वेन एवर आई से देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपको क्या दिखाती है? ये दिखाती है आपका जो मनी सप्लाई है दैट विल बी मोर दैन द इन्फ्लेशन। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो दिस एम्प्लाइज आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब आपकी इन्फ्लेशन की वैल्यू बड़ी है ये कम है तो मतलब आउटपुट ग्रोथ रेट क्या होगा? नेगेटिव। और जब जीएमटी बड़ा है इन्फ्लेशन के मुकाबले तो आउटपुट ग्रोथ रेट क्या होगा? पॉजिटिव। इतनी बात सबको समझ आती है जी? मानते हो जी नहीं मानते ये वाली बात? ओके, कहते हैं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चंस उठाते हैं। मैं एक फ्रेश पेज पे क्वेश्चन लिख देता हूँ और हर एक वैरायटी का हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम जब ऐसी एक मैंने वीडियो बनाई थी जस्ट लाइक दिस सेम, सब कुछ सेम था, सेमेस्टर 4 ऑफ माइक्रो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन था वो एज इट इज़ आ गया था, डिजिट भी सेम थी। आप चाहो तो अपना क्रॉस चेक कर सकते हो भाई, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने यूट्यूब पर डाली है तो ठोक के डाली होगी, ठीक है जी। तो जो दावा किया था वो पेपर में आ गया एज इट इज़। मैंने बस वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मुझे भी नहीं पता था कि वो पेपर में एज इट इज़ आ जाएगा। डिजिट सेम, कॉन्सेप्ट सेम होता है वो तो समझ आता है, बट डिजिट सेम आ गई थी, सारे हैरान हो गए थे। ये सब प्रभु परमात्मा का खेल है, ठीक है, लीलाधर की लीला है। तो जब लीलाधर की लीला होती है बाकी सारे फेल हो जाते हैं, फिर तब हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है जी। ऐसी सेम आई जस्ट होप कि आपके साथ भी ऐसा हो। अच्छा लगता है जब आपके नंबर्स अच्छे आते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या है? कहता है कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन ऑफ आउटपुट, डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम natural growth rate, that is 0.5. This is the first point. Sacrificing ratio is 1, ये बात उसने मेरे को बता दी यहाँ पे। एंड नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट या नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एक कोगल है, दैट इज़ 3%। सेम बात है, नेचुरल या नॉर्मल बात एक ही होती है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट
that is 6% at initial values. Similarly inflation is also कितना दे रहा है पेपर वाला 16%. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरे को यहाँ पे सप्लाई की गई है. अब ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई. कहते सवाल क्या है? सवाल ये है, कहते सरकार चाहती है, द गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्रीज द इन्फ्लेशन बाय 8%. ये बाय और टू का ना बड़ा इंपॉर्टेंट खेल होता है. बाय का मतलब होता है उतने से, टू का मतलब होता है डायरेक्ट. अगर मैं यहाँ पे बोलता गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्रीज इन्फ्लेशन टू 10% तो सीधा बोलते 10% हो गई. बट अगर बोल रहा है बाय तो मतलब 8 कम कर देने हैं. सेम रूल आप इलास्टिसिटी में लगा देते, बाय एंड टू इन 1 ईयर. एक साल में सरकार कहती है कि हमें इन्फ्लेशन 16 से 8% पे लाना है जी. तो एक बात का ख्याल रखना, अगर इन्फ्लेशन कम होती है, ये बात सारे जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका जीवाईटी भी तो कम होगा. राइट. नाउ न्यूमेरिकल्स के लिए एक छोटा सा गुरु मंत्र. ये बात अगर आपको याद रही ना, न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए. फिर देखो, जो आपकी फिलिप्स कर्व की इक्वेशन है, यूज फिलिप्स कर्व इक्वेशन टू फाइंड आउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो किसकी इक्वेशन यूज करो? फिलिप्स कर्व, जो अभी मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा था, है ना. अब अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है, टू फाइंड ग्रोथ रेट, जो आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट आया इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किधर? इन ओकन्स लॉ. तो ओकन्स लॉ की इक्वेशन से मेरे को जीवाईटी की वैल्यू मिलती है, फिलिप्स कर्व की इक्वेशन से मेरे को यूएन की वैल्यू मिलती है. यही काम मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ. तो ऑन द सेम नोट जस्ट राइट आउट ओकन्स लॉ की इक्वेशन एंड फिलिप्स कर्व की इक्वेशन. मेरी आदत है पहले फिलिप्स कर्व लिखने की फिर ओकन्स लॉ लिखने की. कोई विधि का विधान नहीं, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो. पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, कितनी वैल्यू थी वो? यू टी माइनस यू एन. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पाई टी माइनस इन्फ्लेशन कितना है? 16% माइनस 16. अल्फ़ा मतलब 1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो. भाई ना भी दिया हो ना तब भी 1 लेके चलना है इसको. तो अल्फ़ा को इंटू में यू टी माइनस 6. ये अल्फ़ा वेल्फ़ा ये सब क्या होते हैं, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. तो मेरा यहाँ पे मेन एजेंडा है आपको न्यूमेरिकल दिखाना कि पेपर में करना कैसे है. ओकन्स लॉ की क्या है? कहाँ है वो डेविएशन? यू टी माइनस 1 इक्वल टू माइनस बीटा, देन इट इज़ योर जी वाई टी माइनस जी बार वाई. वैल्यू डाल दो. यू टी माइनस 1 इनिशियल वैल्यू कितनी है आपके अनएम्प्लॉयमेंट की? 6%. तो 6%. बीटा कितना है? 0.5. जी वाई टी, ये जी बार वाई कितना था? 3%. तो दिस इज माई इक्वेशन 1. राइट. ये समझ आ गया क्या किया? ये कितना 16, तो ये 6, तो 6 की वैल्यू डाल दी. पार्टी माइनस 1 कितना था? 16, तो 16 डाल दिया. हमें बताना है कि यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट कितना होगा. ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके देना है जी. और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बतानी है कितनी है. तो अनएम्प्लॉयमेंट बतानी है तो फिलिप्स कर्व, ग्रोथ रेट बताना है तो ओकन्स लॉ. राइट. क्लियर. आगे देखिए. अब क्या करें? पहले फिलिप्स कर्व की इक्वेशन उठाओ. फिलिप्स कर्व की इक्वेशन क्या थी? पाई टी माइनस 16 इक्वल टू में -1 और साथ ही साथ यू टी माइनस 6. चेक कर लेते भाई. हाँ सही है. और आपकी इन्फ्लेशन कितने कम हो रही है? 8% से. तो मतलब 8% से कम हो रही है. तो मतलब 8 में से 16 गई, ये टोटल कितना रह गया? -8 -1 यू टी माइनस 6. तो जब इन्फ्लेशन आपकी 8% से कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा? 8 से 14, दैट इज़ 14%. तो व्हेन इन्फ्लेशन डिक्रीजेज बाय 8%, अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया आपका? 14%. राइट जी. नाउ ओकन्स लॉ की इक्वेशन उठा लो. वो क्या है? दैट इज़ यू टी माइनस 6 माइनस 0.5 और जी वाई टी माइनस 3%. और यही बात मैंने कही थी, अगर आउटपुट बताना है तो ओकन्स लॉ उठाओ. यहाँ पे कितना आया? 14. तो 14 में से 6 गए कितना? 8. मैं एक बार एक एक स्टेप करके कर देता हूँ ताकि किसी भी को कोई टाइप की दिक्कत ना हो. यहाँ से अब आप जी वाई टी निकाल दीजिए. 8, ये 8 अपॉन कितना बनेगा? 0.5 मतलब 16. 16 में से 3 गए 13, साथ में नेगेटिव. तो जी वाई टी कितना आ गया? -13%. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो आउटपुट ग्रोथ रेट नेगेटिव. दिस मीन्स आउटपुट ग्रोथ रेट क्या होगा? अगर इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन लिखे,
आउटपुट ग्रोथ रेट विल डिक्रीज बाय 13%। क्लियर? आसान पार्ट? हाँ जी। नाउ इसका एक और पार्ट है मेरे पास। क्या कहता है? अब देखो, पहले पार्ट और जो दूसरा पार्ट है उसमें अंतर क्या आता है? कहता है आरबीआई या गवर्नमेंट, कोई भी आप लिख दो, wants to decrease inflation from 16% to 8%, but over a period of 4 year। पहले पार्ट में हमने क्या किया भाई, एक साल में धड़ल्ले से गिरा दी, 16 से सीधा आ गए 8 पे, ये देखो ऊपर ही लिखा है रिजल्ट। अब कह रहे हैं भाई धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से, जल्दी नहीं है। बट यहाँ पे अब हमें देखना है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। अब ऐसा जब भी कोई पार्ट आता है ना, इसके लिए हमें टेबल बनानी है। टेबल कैसे? एक में मैं लिखता हूँ ईयर, एक में मैं लिखूँगा अपना इन्फ्लेशन, एक में लिखूँगा अनएम्प्लॉयमेंट, देन एक में मैं लिखूँगा अपना जीवाईटी, एंड एक में लिखूँगा नॉमिनल मनी सप्लाई, जीएमटी। जीएमटी कैसे निकालती हूँ? इन दोनों का एडिशन, किसका? जीवाईटी प्लस इन्फ्लेशन। अब ईयर क्या है आपका? सबसे पहला ईयर 0, देन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। कई बार आपको ये ना ऐसे भी मिल जाता है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम बात है। 4 साल तक जाना ना भाई, तो 4 साल तक चलेंगे 0 से लेके 4 तक, राइट। अब आपका इन्फ्लेशन कितना था? इनिशियल वैल्यूज़ 16% थी, ये तो देखो यहाँ से पता चल रहा है, और स्टार्टिंग में मैंने लिखा भी था 16 है। और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी? दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6%। आउटपुट ग्रोथ रेट कितना था? 3%। तो जीएमटी कितना हो गया? दिनेश कार्तिक की जर्सी 19, है ना जी। अब 1 से 2 में, अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसका नाम है पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। कहती क्या भला है ये? देखो आपने इन्फ्लेशन कम किया किससे? 16 से 8 पे, बट ओवर 4 ईयर, तो पर ईयर हम कितना इन्फ्लेशन कम करें? कैसे पता चलेगा? डिफरेंस इज 8 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब 2%। तो हर साल आप इन्फ्लेशन 2% से कम कर दीजिए। 14, 12, साथ में परसेंटेज 10 एंड 8 आ गए ना। चौथे साल में 8% पे। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी भाई? इन्फ्लेशन कितने से कम हो रही है? 2%, तो अनएम्प्लॉयमेंट 2% से बढ़ जाएगी। 8, 10, 12, 1, 4, 14। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? जीवाईटी चाहिए। ये जीवाईटी तो हमें निकालना है। अब ये कैसे आएगा? कैसे आता है? ओकन्स लॉ की इक्वेशन, है ना जी। अब ओकन्स लॉ की वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए, आपको जीवाईटी मिल जाएगा। करें? ये आप नोट करना चाहते हो भाई, कर लो पहले आराम से, फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। मेरे पास पेज कंस्ट्रेंट लगा है, काम बहुत है, पेज कंस्ट्रेंट की शॉर्टेज है इधर। देखिए इक्वेशन क्या मेरी? इक्वेशन है ut -6 इज इक्वल टू कितना? -0.5 इक्वल टू में GYT -3%। यही है आपका। क्या निकालना है आपको? आपको GYT निकालना है 1 ईयर का। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। ये 8 में से 6 गए 2, अगर मैं यहाँ 8 डालता हूँ ये 2 आएगा। 2/0.5 इक्वल टू -GYT और ये +3%। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना होगा आपका? 4, और 4 में से 3 गए 1, और माइनस का, तो मतलब GYT कितना आ गया? -1%। तो GYT इज़ -1%। GYT इज़ -1%। और ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ 13%, है ना जी। दैट इज़ 13% नॉमिनल मनी सप्लाई। ऑन द सेम नोट अब इसका निकाल दे, तो 10 में से 6 गए कितना मिलेगा आपको? 4। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो GYT कितना आएगा? 10 में से 6 गए 4, 4 इज इक्वल टू -0.5, और ये आपको कितना देता है? GYT -3%। ये इधर ले आओ, 4/0.5, ये -GYT, ये +3%। भाई ये कितना होगा? 8, 8 में से 3 गए 5, और माइनस का साइन सूद समेत, तो -5%। तो GYT आपका कितना बन गया? -5%। अब इसको सेम वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, -5%। और ये कितना होता है? 12 में से 5 गए मतलब 7, तो MS धोनी की जर्सी 7। ऑन द सेम नोट ये भाई 12 में से 6 जाएंगे 6 आएगा, तो 6 को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 6/0.5 कितना आएगा? कर लेते हैं वरना बाद में दिक्कत आएगी।
तो 12 में से 6 गए मतलब 6/0.5 इज इक्वल टू कितना, ये आपका चल रहा है -g/t, साथ में +3 है ना जी। 12 पंजे 60 होते हैं, तो 12 में से 3 गए 9, तो g/t कितना हो गया -9। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया हो भाई। मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूँ। यहाँ पे 12 डाल दिया, 12 में से 6 गए 6, फिर सॉल्व कर दिया तो g/t आ गया -9, तो g/t आ गया -9, राइट। और लास्ट वाला रिजल्ट तो देखो आपने ऊपर निकाल ही रखा है, तो वो तो सेम ही चलेगा। 14 में से 6 गए कितना, ये रहा, तो लास्ट वाला रिजल्ट तो सेम है, दैट इज -13। इस वाले क्वेश्चन और इस वाले में क्या है, यहाँ पे धड़ल्ले से कम कर दिया था 8 पे, यहाँ पे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और ये वैल्यूज़ कितनी होगी, दैट इज़ 1%, एंड ये आपका कितना आएगा -5%। क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज़ बता दीजिए। एनी डाउट्स, डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है आपको, तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत है या परेशानी है कुछ स्टेप में, नो इश्यूज़। आसान जी, नोट कर लीजिए प्लीज़, देन वी विल सी अहेड। आगे देखिए, नाउ सेकंड टाइपोलॉजी। मेरा जैसे एम है आपको हर एक वैरायटी दिखाना कि पेपर में क्या क्या वैरायटी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पाई टी इज इक्वल टू पाई टी ई, साथ में आपको दे रहा है -ut-5। ओके, और ये बात हम जानते हैं पाई टी ई इज इक्वल टू पाई टी -1 होता है, साथ में उसने लिख भी दिया। तो पाई टी इज इक्वल टू पाई टी -1 ut-5, ये बात हो गई जी। अब आप इसको चाहो तो इधर ला के भी लिख सकते हो -ut-5%, ये बात हमने यहाँ कर दी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक नई बात है जो एग्जामिनर ने हमसे पूछी है, कुछ नया है, तभी मैंने इसे टाइपोलॉजी नंबर 2 में डाला है। कहता है आपसे अनएम्प्लॉयमेंट इन पीरियड t-1 इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। t-1 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट के बराबर है। ओके, एंड इन्फ्लेशन इज 12%। इन्फ्लेशन जो लगी है आपकी वो कितनी है, 12% की इन्फ्लेशन है। आगे कहता है RBI wants to maintain, किसी को ये PDF चाहिए होगा ना, आई शेयर ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेमेस्टर 3 वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं PDF भी भेज दूंगा आपको। साफ़ सुथरा काम कर रहा हूँ तो आपके रिवीजन डेज में हेल्प करेगा ये पूरी फाइल। RBI wants to maintain unemployment 1% point above नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट के लिए आई एम यूजिंग UN, ठीक है, until inflation reaches to 2%, decreases to 2%। जब तक इन्फ्लेशन आपकी 2% ना हो जाती तब तक वो खेलता रहेगा ऐसे। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड इन्फ्लेशन फॉर पीरियड t+1 t+2। भाई ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में आते हैं आपके सेम एग्जाम में, ठीक है। तो आपके पास पाई t-1 कितना है, ये है ना 12%, तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ। पाई t-1 कितना है 12%, ये बोला है उसने। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीरियड t1 का कितना है, नेचुरल रेट के बराबर। नेचुरल रेट कितना है 5%, तो मतलब आपका ut कितना हो जाएगा यहाँ पे t-1, दैट इज़ 5%, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू नेचुरल रेट, राइट जी। अब हमारा काम क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है ये पड़ा ऊपर, पाई टी -1 इज इक्वल टू -ut-5। क्लियर, हमें इन्फ्लेशन रेट बताना है इस पीरियड टी का कितना होगा, ये कितना आपका 12, तो पाई टी -12 इज इक्वल टू -ut-5। अब ये ut की वैल्यू कितनी थी आपकी, डैट इज़ 5, सेम है ये तो। और ये कितना आएगा, नहीं उसने कितना बोला है, RBI wants to maintain अनएम्प्लॉयमेंट 1% अबव। 1% अबव UN का मतलब डैट विल बी इससे एक ज़्यादा, मतलब 6 में से 5 गए 1,
तो पाई टी -12 इज इक्वल टू -1, तो ये इधर आ जाएगा आपका, डैट इज़ कितना बन गया ये, पाई टी इज इक्वल टू -1 + 12 डैट इज़ 11%, राइट। हमें क्या करना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट के 1% ज़्यादा रखना है। नेचुरल रेट कितना था 5, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा 6, 6 - 5 इज़ 1 और -1 ये इधर ले आया तो पाई टी, तो इन्फ्लेशन इन पीरियड टी कितना लग गया 11%। क्लियर। अब देखो हमें किसका चाहिए, t+1 का, तो इंस्टेड ऑफ t आई विल राइट t+1 माइनस, ये टी पे था तो उससे पुराना साल देख रहे थे, अब ये t+1 पे है तो क्या देखेंगे ये, तो मतलब ये पाई टी इधर आ जाएगा, माइनस पाई टी इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस यू एन, तो मतलब ये तो सेम चलेगा, दैट इज़ -1, क्योंकि भाई देखो ये 5 है, ये एक ज़्यादा, तो मतलब -1 मिलेगा, तो पाई टी +1 -11, इसको इधर ले आइए, तो मतलब पाई टी +1 आपका कितना हो गया, दैट इज़ 10, तो इन्फ्लेशन है t+1 कितनी आ गई, 10% आ गई। सिमिलरली t+2 का, t+2 माइनस पाई t+1 ये वाली वैल्यू, अब इसको सब्सिट्यूट -1, ये कितना था -10 -1 पाई t+2, तो t+2 कितना आ गया, दैट इज़ 9, तो पाई t+2 कितना हो गया, दैट इज़ 9%। हाँ जी, क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट के 1% ज़्यादा, तो मतलब 6 में से 5 या 1 या -1 चलता रहेगा, और ये वाली वैल्यूज़ फिर सब्सिट्यूट हो गई। भाई जब आप टी निकाल रहे थे तो पुराना देख रहे थे, अब 1 दिखा रहा हूँ तो मतलब टी पे देखूंगा, t+2 का देखना है तो t+1 पे देखूंगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ये सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन है, और आपके सेम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, राइट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल्दो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 3 कहता है कैच ऑल वेरिएबल्स की वैल्यू दे रहा हूँ, दैट इज़ 0.03, मार्कअप दे रहा हूँ, म्यू का मतलब मार्कअप है, सेम 0.03, अल्फा इज़ 1, मैंने कहा भाई निकालना क्या है, कहते हैं फाइंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट UN क्या होता है, म्यू प्लस z अपॉन अल्फ़ा, इसको ऐड कर दीजिए, 0.3 + 0.03 अपॉन 1, तो ये आपका कितना आएगा 6%। ऑल्दो ये ना एक पार्ट था, एक पार्ट उसका थ्योरी था आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ प्लानचार्ट, एक थ्योरी का, और एक पार्ट ये लगा हुआ था छोटा सा, तो इसमें कुछ खास दम नहीं है जी, आसान क्वेश्चन है। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इन्फ्लेशन है कोहली की जर्सी, मतलब 18%, और UT -1 इज इक्वल टू -0.5 GYT -3%, ये वैल्यू यहाँ पे दे दी। पाई टी, मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ जी, फिलिप्स कर्व की भी, पाई टी -1 इक्वल टू में है, ओके, माइनस UT -6%, सो इस बार इसने कुछ ऐसे दिया, वो इधर आके सेम बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या बोलते हैं, कहते हैं RBI wants to decrease inflation to 9% and reducing it every year at a rate of 3%, from year 1 onwards. Construct the table for various values या find वेरियस वैल्यूज़, कहता है जो जो निकाल सकते हो निकाल के दिखा दो जी आप, ठीक है, वो तो हमें पता है हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना। क्वेश्चन नोट कर लो जी, फिर मैं बताता हूँ ये करने को हमें क्या बोल रहा है। फाइंड द वेरियस वैल्यूज़, मतलब आउटपुट, ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, यही सब निकालना है। RBI कहता है आपका इन्फ्लेशन 18 है, हमें 9 पे लाना है, बट कैसे लाएंगे, रिड्यूसिंग इट एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 3% फ्रॉम ईयर 1, मतलब ईयर 1 ऑनवर्ड्स हम उसे 3% से गिराएंगे, तो कहने से कि आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना बन जाएगा ईयर 1 में, पाई टी माइनस 1 विल बी इक्वल टू कितना, ये कितना पड़ा है
UT माइनस 6%। ये वैल्यू 18 है आपकी, और आपको कितना गिराना है, मतलब 3% ईयर 1 ऑनवर्ड्स। तो पहले तो 18 में से 3 गए, कितना हुआ 15। तो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस UT माइनस 6। तो आपका ईयर 1 में UT कितना आ गया, -3 माइनस UT प्लस 6, ये इधर आएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो UT हो गया 9। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया जी, 9%। ये बात समझ आई मैंने क्या किया, हमें 9% पे लाना तो है, बट ईयर 1 में आपका कितना बनेगा 3% ऑनवर्ड्स। तो ईयर 1 में आपका इन्फ्लेशन कितनी लगी होगी, 15%, राइट। नाउ अब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये बात हम जानते हैं क्या, जब हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को ओकन्स लॉ की इक्वेशन में डाल देते हैं, मेरे को ग्रोथ रेट मिल जाएगा। हमें सारी वैल्यूज ही तो निकालनी है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अब हमें ग्रोथ रेट निकालना है। वो कैसे आएगा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और आपका इसकी वैल्यू कितनी है अनएम्प्लॉयमेंट की, डेट इज 6%। तो उसको डाल देते हैं, UT माइनस 1 इज इक्वल टू -0.5 एंड इट इज़ GYT माइनस 3। 9 दैट इज -6 विल बी इक्वल टू -0.5 GYT माइनस 3। ये कितना बनता है 3, 3 इसको सॉल्व कर दो, 3 के नीचे 0.5 मतलब ये आया 6। तो 6 इज इक्वल टू माइनस GYT प्लस 3, ये 3 बन गया। तो आपका GYT कितना आ गया -3, तो GYT हो गया -3, राइट। क्लियर जी, ये 3 इधर आएगा, 3 बन गया, माइनस इधर दे दिया, तो GYT -3। और GM भी तो निकालना है, तो GMT कैसे आता है आपका, GMT आपका होता है क्या, आउटपुट ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन। आउटपुट कितना है -3, इन्फ्लेशन कितनी थी ईयर 1 की, दैट इज़ 15%। तो मतलब GMT ईयर 1 का कितना हो गया 12%। आसान। ईयर 1 ऑनवर्ड्स हम इसे 3% से गिराएंगे ना, तो पहले 18 था, तो मतलब 3 कम कर दिए, मतलब 15 हो गया। तो पहले साल की इन्फ्लेशन कितनी, ईयर 1 की इन्फ्लेशन आपकी कितनी, दैट इज़ 15%। ईयर 1 का आपका आउटपुट ग्रोथ रेट कितना, अनएम्प्लॉयमेंट 9, और आउटपुट कितना -3। दिस इज़ इन्फ्लेशन, दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ GYT। क्लियर। ऑल नोटेड। अब ईयर 2 का देखें, अब ईयर 2 में क्या होगा, देखो हमें इन्फ्लेशन गिरानी है कितने से, 3%। अब 3% कम, तो मतलब 15 में से 3 गए, कितना ये 12 हो गया। तो 12 की अब आप वैल्यू डाल दो, किस में, हमें अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप इस फिलिप्स कर्व की इक्वेशन में वैल्यू डाल दो जी, आपके पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पता चल जाएगा कितना आएगा। आओ चेक कर लेते हैं, ये नोटेड है, हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब ईयर 2 के लिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ π2, मतलब ईयर ऑफ 2 माइनस प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ UT माइनस 6 ही था ना वो पीछे। तो π2 कितना था आपका, डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 12 में से 15 गए, मतलब -3। जैसे पुराने क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही सेम है, -3 एंड दिस इज़ योर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा तो -1 है, तो माइनस UT प्लस 6, ये इधर ले आएंगे 3, तो मतलब UT -9 है ना, तो UT आपका 9 आ गया, तो UT 9 आ गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट 9 है, अनएम्प्लॉयमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो किस में, ओकन्स लॉ की इक्वेशन में, -0.5 GYT -3। तो ये कितना देगा, ये 9 और ये भी 9, तो मतलब ये ख़त्म, -0.5 GYT -3, तो ये तो ख़त्म सारा। तो GYT कितना आ गया आपका 3%, तो GYT इज़ 3%। और आपका वो कितना है GMT, GM कैसे निकालते हैं, दैट इज़ GYT प्लस इन्फ्लेशन, दैट इज़ 3, और वो कितनी थी आपकी इन्फ्लेशन वहाँ पे 12, मतलब 15%, 12 लिखा था ना, 12। और आपका अनएम्प्लॉयमेंट कितना 9, और GYT कितना 3। ये ईयर 2 की गेम हो गई। हमें किस पे लाना है, रिड्यूसेज टू 9%, है ना जी, तो 9%, ये 9
कितने का चेंज आएगा, 3 का चेंज आएगा। अब आप 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चल जाएगा। जब मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट सेम आएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया 9। और जब आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट 3 आ रहा है 9 आ रहा है तो GYT भी कितना होगा, सेम, राइट। जैसे ईयर 2 का किया वैसे ही सेम 3 का करना है। तो फॉर ईयर 3 इट विल बी पाई 3 माइनस पाई 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा UT माइनस 6। भाई पाई 3 आपका कितना था, 9 में से 12 गए कितना बनता है, दैट इज -3 माइनस अल्फा UT माइनस, चलो एक स्टेप लिख दिया तो लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, माइनस UT प्लस 6, ये इधर आएगा तो -9 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो UT 9% आ गया। अब UT 9 है तो सेम रिजल्ट्स आ गए। ये UT 9 यहाँ डाल दो, पुराने वाला भी 9 था तो ख़त्म, और आपका GYT 3%, GMT भी सेम। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। फिर आप चाहो तो प्रॉपर टेबल बना दो जी। मैंने यहाँ पे छोटी सी रफ में टेबल बनाई है, बट थोड़ा सा आप बड़ा कर देना ताकि एग्जामिनर को शो हो जाए हमारी ये टेबल। आसान जी। आगे देखिए, 1-2 क्वेश्चन और हैं, सारे क्वेश्चन करा देता हूँ एक ही बारी में ताकि कुछ रह ना जाए, वरना दिक्कत हो जाती है बाद में। नाउ नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पांडव, 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। UT माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 GYT प्लस 1.2%। भाई ये क्या सवाल है। GM दे रहा है 8%, कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, GYT, इन्फ्लेशन इन द मीडियम रन। भाई मीडियम रन बोलो, लॉन्ग रन, इक्वल, तो मीडियम रन में आप बताइए जी ये तीनों क्या होते हैं, ये हमें निकाल के देना है। अब कैसे करें, एक बात हम जानते हैं, मीडियम रन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बराबर होता है, थ्योरी में पढ़ चुके हैं, है ना जी। तो कहने से दिस UT माइनस UT माइनस 1 ये आपका कितना है 0.5 GYT प्लस 1.2%। और GYT इस एक और इक्वेशन है वो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डैट इज पाई टी। उसके बिना काम कैसे होगा, पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू UT प्लस 4%। और थर्ड इक्वेशन नहीं दी, वो हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट GYT इज इक्वल टू GMT माइनस पाई टी, ये वाली पेपर ने दी थी, ठीक है। ये फिलिप्स कर्व की इक्वेशन आपको पता है कि क्या है, और ये भी आपको गिवन है, ये 2 इक्वेशन हमसे पूछा, बताइए ये 3 वैल्यू क्या होती है इन द मीडियम रन। अब देखो काम क्या करे, अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बराबर होते हैं, ये बात हम जानते हैं। नाउ कैन आई से दिस इज 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, दिस इज 0.5, मैं यहाँ पे GYT की वैल्यू डाल दूँ, ये पूरा दैट इज GMT माइनस पाई टी प्लस 1.2, राइट। ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जी, कितना था। अब GM आपको पता है, ये देखो ये रहा GM 8, तो यहाँ पे आप 8 डाल दीजिए, कितना आएगा ये तो ख़त्म है, इसका तो कोई रोल नहीं अब, तो डैट इज़ 0.5 इंटू 8 माइनस पाई टी प्लस 1.2 बराबर 0। ये इधर ले आते हैं 1. एक्चुअली मेरे को 0 यहाँ लिखने की आदत है, यहाँ है इस कारण, माइनस 1/0.5 8 माइनस पाई टी, ज़रा सॉल्व करना जी, कितना बनता है, इक्वल टू के बराबर आएगा। इसको सॉल्व कर लो एक बार, माइनस यहाँ ले आया, ये नीचे फेंक दिया, और यहाँ से हमें पाई टी पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 8 माइनस पाई टी करके, देन पाई टी कमिंग कितना, ये 0.5 है भाई, 10.4। चेक कर लेना प्लीज़ यार, ये आंसर सही आ रहा है आपका। तो पाई टी कम्स टू बी 10.4। अब पाई टी आपका 10.4 है, मेरे को GMT पता है 8, तो कहने से GYT कितना होगा, GYT होगा 8 माइनस 10.4, डैट कम्स टू बी नेगेटिव ऑफ 2.4%। बताइए
यही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो नेचुरल रेट के बराबर, वो तो ख़त्म कहानी, उसमें तो कुछ था ही नहीं खास। और GYT और हमने ये बता दिया आपका इन्फ्लेशन कितना है। तो UT माइनस UT-1 ये 0 बन गया, ये 0.5 था, इसको आप यहाँ 0 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो -1.2 इधर ले आया, 0.5 नीचे फेंका, यहाँ से पाई टी निकाल दिया, पाई टी आ गया। अब इस इक्वेशन में GM पता ही है, पाई टी यहाँ डाल दिया जी, आपके पास GYT की वैल्यू भी आ गई। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन मोर फॉर द सेमेस्टर एग्ज़ाम। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके DU के सेमेस्टर 3 में ही आते हैं, या कोई और कॉलेज हो जहाँ पे ऐसे टॉपिक चल रहे हो इस टाइम, ज़्यादातर ये सेमेस्टर 3 में ही चलता है, चाहे कोई भी कॉलेज हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, RBI, इको ऑप्शनल, MA एंट्रेंस, वहाँ ऐसे क्वेश्चन कम मिलते हैं, अभी तक तो आए नहीं कुछ। क्लियर? आगे देखिए, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं भाई उसको भी। क्या कहते हैं, और वो रूल याद रखना, क्या अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो यूज़ फिलिप्स कर्व, और आउटपुट निकालना है तो ओकन्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए, UT-1 इक्वल टू -0.4 इंटू में GYT-3, ये आपकी वैल्यू है। पाई टी -1 इज इक्वल टू -UT-5। देखो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल सा है भाई, बिना पेन चलाया बता सकते हो। कहते हैं फाइंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बाय डिफ़ॉल्ट है, ये पार्ट करवाने के लिए मैं लिख तो रहा नहीं हूँगा, ये तो सिंपल है, कितना 5%, UT-UN, यही तो होता है आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 5%। आगे देखो जी क्या कहते हैं, आगे कहते हैं सेकेंड पार्ट में, पहला तो यही था, सपोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बराबर है, इन्फ्लेशन आपकी कितनी दे रहा है, 8%। सो फाइंड बोथ अदर टर्म्स, दैट इज GYT एंड GMT। तो GMT बताइए और GYT बताइए कि क्या होगा, इन्फ्लेशन आपकी 8% है भाई, ये इक्वेशन उठा दो, पाई टी -8 इज इक्वल टू -UT-5, और ये दोनों तो आपका सेम है, कितना है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेचुरल वाला 5, तो मतलब ये ख़त्म हो गया, 0, तो मतलब पाई टी कितना हो गया, 8%। भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट के बराबर है तो आपका इन्फ्लेशन कितना आएगा, 8% आ रहा है, पुरानी वाली वैल्यू के बराबर, पुरानी वाली मतलब ये वाली जो दी थी। आसान जी। अब इसमें कुछ खास था नहीं करने को, क्या करें अब, ये तो आ चुका। फाइंड द GYT, हाँ GYT निकाल देते हैं। GYT कितना होगा, ये भी सेम आएगा 3%, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट के बराबर है तो आपका आउटपुट ग्रोथ रेट कितना होता है, 3%। और अब हम यहाँ से GMT निकाल सकते हैं। GMT आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी GYT प्लस पाई टी, मतलब 11%, 8 + 3 11, राइट। आगे देखिए थर्ड पार्ट, ये बड़ा अच्छा पार्ट है थर्ड, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है सपोज दैट इन्फ्लेशन डिक्रीजेस टू 4%। भाई बहुत धीरे धीरे मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है ताकि आपको समझ आ जाए आराम से। इन पीरियड T एंड RBI वॉन्ट्स दैट टू कीप इट फॉर एवर, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी फॉर एवर है, इकोनॉमिक्स फॉर एवर, तो आज इन्फ्लेशन भी क्या है जी, फॉर एवर एट 4%। कहोंगे इसलिए क्वेश्चन उठाया था प्रमोशन करने के लिए, अरे भाई T+1 एंड T+2 एंड आपका T-1, ठीक है। तो T-1 से कथा शुरू होगी और T+2 तक हमें जाना है। एक टेबल फॉर्मेट बना ले, इन्फ्लेशन आपकी 4% रहेगी थ्रू आउट। देखो एक टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए, उससे आसानी हो जाती है। टाइम और आपका इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट
और कौन है मेरे पास GYT और कौन है GMT। टाइम पीरियड आपका T-1, T-1 पे वैल्यू क्या आ रही थी आपकी इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन कितना था मेरा 8% है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कितना था नेचुरल रेट के बराबर 5, GYT कितना आया था 3 और ये कितना था 11, ये अभी तो ऊपर किया था T-1 निकालने के लिए 11। अब पीरियड T पे आते हैं, T+1 पे आना है और T+2 पे आना है। क्या कहता है इन्फ्लेशन डिक्रीजेस टू 4 इन पीरियड T, जो अभी हमने ऊपर काम किया दिस इज T-1 का, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है वो, पीरियड T पे आपकी इन्फ्लेशन कितनी है 4, ओके इन्फ्लेशन 4 मैंने अभी साइड में लिखा है। अनएम्प्लॉयमेंट निकालनी है तो यूज़ फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व की इक्वेशन को अब हम यूज़ करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे साइड में कर देता हूँ छोटा सा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लूँगा माइनस, क्योंकि वैल्यू लिखी है ना यहाँ इसलिए UT -5। देखो कितने का चेंज, मैं पीरियड T के लिए काम करना चाहता हूँ तो 4 में से 8 गए कितना होगा, दैट इज़ 4। 4 का आपका चेंज लग गया माइनस के साथ, ये माइनस UT और ये कितना +5, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कितना बन गया, दैट इज़ ये इधर आएगा -9, तो मतलब UT हो गया 9, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया जी 9। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ चुका, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा किस में, GYT निकालने में, मतलब ओकन्स लॉ में, तो UT -1 इक्वल टू -0.4 GYT -3। अब ये आप यहाँ डाल दीजिए कितने का चेंज, 9 में से 5 गए मतलब 4 अपॉन माइनस यहाँ लगा देता हूँ भाई, ये माइनस इसका मैंने यहाँ लगाया 0.4 इंटू GYT -3, ये नीचे फेंक दो, 4 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू GYT -3, मतलब 10 में से 3 गए 7 प्लस होगा ये -10 +3 इज इक्वल टू GYT, मतलब -7, तो GYT कितना आएगा -7, और आपका GMT क्या होता है GYT और इन्फ्लेशन का एडिशन, दैट इज़ -3। हाँ जी, ये बात समझ आई, क्या खेल खेला, आपको पीरियड T का निकालना था ना, उसने बोला इन्फ्लेशन 4 पे ले आओ तो मैंने 4 पे रख दीजिए, डिक्रीजेस 2 सीधा 4 पे, तो चेंज भी कितने का 4 का, आसान। अब T+1 पे चले, अब हमें T+1 पे करना है। देखो उसने क्या बोला, एंड इन्फ्लेशन विल रिमेन फॉर एवर एट 4% फॉर दीज 3 पीरियड्स, यहाँ से इस ऑनवर्ड्स, तो मतलब ये भी 4 है ये भी 4 है। अब देखो जब ये 4 है ये 4 है, मतलब ये तो 0 बन गया, तो जब ये 0 बन गया 4 में से 4 गए 0, तो 4 में से पहले क्या किया था 4 में से 8 गए -4 लिखा, अब 4 में से 4 गए 0, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इसके बराबर नेचुरल रेट, मतलब दैट इज़ 5। अब आपका जब ये 5 आ रहा है तो GYT कितना आएगा, इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं और यहाँ से हम GYT निकाल देते हैं। इसका पुराना वाला वैल्यू कितनी है 9, तो 5 में से 9 गए। देखो जी, किसी को अगर ये बात समझ नहीं आई तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य है आपने पहले अनएम्प्लॉयमेंट निकाल दिया, फिलिप्स कर्व की इक्वेशन यूज़ करनी है टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, 4 में से 4 गया 0, ये 0 बना, तो ये कितना देगा आपको UT, दैट इज़ योर 5%, ये पूरा ख़त्म, तो UT आ गया 5, ये 5 आ चुका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, UT -1 UT -1 और कितनी वो वैल्यू थी मेरी, इज इक्वल टू -0.4 GYT -3, है ना। और पहले के लिए आपने क्या खेल खेला था, पहले के लिए आपने इसकी वैल्यू डाली थी यहाँ पे GYT निकालने के लिए, दैट इज़ -4। आज की डेट में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 9 कितना होगा, 5 - 9 इक्वल टू -0.4 GYT -3। भाई इसको सॉल्व कर दो, -4 और ये आपका GYT कितना देगा, -4 अपॉन 0.4 GYT -3, 10 -10, ये आ रहा है -10 और ये आ रहा है प्लस, तो ये कितना होगा -10 साथ में माइनस, ये माइनस इसका था, तो ये आपको क्या देगा, दैट इज़ 10, और ये माइनस तो ख़त्म ना, दैट इज़ GYT -3,
तो 10 + 3 मतलब 13, तो GYT की वैल्यू कितनी आ गई 13, दैट इज़ -4, ये माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो GYT आ गया 13, तो GYT इज़ 13। अब दोनों का डिफरेंस कर दो जी, कितना बनेगा ये डिफरेंस, एज इन आपको GMT निकालना है, तो मतलब GYT प्लस दिस 13 + 4 मतलब 17, तो GMT आ गया 17। आसान कहानी, क्लियर जी। बस ये समझने वाला था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, UT - UT - 1, और आज की डेट में हमें पीरियड T+1 का निकालना है, तो उन दोनों का डिफरेंस, पहले ये वैल्यू 9 में से 5 4 बन रही थी, आज की डेट में ये नेगेटिव बन रही है, तभी वो 13 बन रहा है, तो ये अंतर है। आसान कहानी। अब पीरियड इसका देखें T+2 का, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी भाई, देखो 4 में से ये कितना है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, 4 में से 4 0, तो ये 0 हो गया, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, डैट इज़ 5%। अब ये सेम आ जाएगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट 5 थी, ग्रोथ रेट कितना हुआ 3, और ये कितना होगा 11%, तो T+2 में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन की हेल्प से अनएम्प्लॉयमेंट निकाल रहा हूँ, फिलिप्स कर्व की इक्वेशन, ये 4 में से 4 गया 0, तो मतलब UT = 5%, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया 5। अब ऊपर वाला ही तो रिजल्ट था, जब अनएम्प्लॉयमेंट 5 है तो आपका GYT कितना बन रहा था 3%। भाई ये 5, ये भी 5, आप सॉल्व करके लगा लो, 5 में से 5 गए 0, तो मतलब ये वाली ब्रैकेट 0 हो गई, तो GYT कितना आ गया 3 आ गया, GYT आपका 3 आ गया। अब आपने GMT निकाल दिया। सो फाइनली दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डन। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार दोबारा देख लेना ये वाली वीडियो दोबारा, एज एन अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो बस ये फॉर्मूले याद रखना, और स्क्रॉल करके दोबारा बैक करके आप इसे रिवाइंड बेसिस पे भी सुन सकते हो, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्लियर। तो अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस से आई एम फाइंडिंग आउट GYT। मेन फर्क बस यही है कि हेयर इट इज़ नेगेटिव एंड हेयर इट इज़ पॉजिटिव। ये माइनस तो मैंने यहाँ से कॉपी किया ना। सो फाइनली आई एम डन विद माई ऑल दी क्वेश्चंस। आई जस्ट होप इन्हीं में से आपको पेपर में मिले, बाकी तो सब प्रभु की कृपा होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वी आर डन विद। भाई मेरा वादा था आपसे, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, मैंने अब अपना वादा पूरा कर दिया जी, वादा हम तोड़ते नहीं हैं, ठीक है, तो वादा हमने पूरा कर दिया, एंड आई एम डन विद दिस टॉपिक। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो भाई दीज आर माई नंबर्स, आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो भी आपको डिस्कशन करना है आप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, एंड शुभ दशहरा, विजयदशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अष्टमी एंड महानवमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे ही आपके जीवन में रोशनियों भरी लाइफ रहे और प्रकाश से भरी आपकी ज़िंदगी हो। ठीक है जी, और पढ़ते रहो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, ताकि मैं फिर आपके रिजल्ट्स की इंस्टा पे स्टोरी लगाऊं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स।